हेलो बच्चों, एक बार फिर से वेलकम है बायो की क्लास में। और अपना जेनेटिक्स चल रहा है ना। और हमने सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग पे लास्ट किया था टॉपिक को। और आज हम आपको म्यूटेशन के बारे में पढ़ाएंगे, है ना। तो म्यूटेशन क्या होता है पहले देखते हैं। तो हम लोग इंडिविजुअल में क्या है कि चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है ना। तो लाइफ जैसे ही बीतता जाता है चेंज आते रहता है, और वो चेंज यदि इनहेरिटेबल है, एकाएक चेंज आया हमारे बॉडी में और वो इनहेरिट हो गया, अगले जनरेशन में भी चला गया, तो हम बोलेंगे कि वो चेंज जो था म्यूटेशन था। क्या था? म्यूटेशन था। लेकिन जो चेंज आया लेकिन अगले जनरेशन में पास नहीं किया, बस हमारे तक ही रह गया, इसका मतलब कि वो चेंज म्यूटेशन नहीं था, ठीक है। तो म्यूटेशन कैसे हम डिफाइन करेंगे कि सडन चेंज, ठीक है, द चेंज विच अपियर सडनली एंड विच इज इनहेरिटेबल इज नोन एज म्यूटेशन, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ? द चेंज which appears suddenly, जो सडनली अपियर करता है, एंड which is inherited to next generation, is called as, क्या बोलेंगे उसको? इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। उसको म्यूटेशन बोलते हैं, समझ रहे हो। और वो चेंज इनहेरिटेबल नहीं होगा तो उसको म्यूटेशन नहीं बोलेंगे, सिंपल सी बात है। अब जैसे एग्जांपल के लिए, कभी कभी आपने वॉच किया होगा कि बिल्कुल किसी व्यक्ति में बचपन में एकदम जब छोटा था तो उसके स्किन कलर बिल्कुल नॉर्मल थे, और जब थोड़ा बड़ा हुआ तो स्किन कलर में कुछ दाग वगैरह सफ़ेद कलर का आने शुरू हो गए, ठीक है। अब वो सफ़ेद कलर का दाग यदि उसी के लाइफ तक रह जाता है तो हम बोलेंगे कि वो जो एकाएक सडन चेंज आया था वो म्यूटेशन नहीं था। लेकिन वो सफ़ेद कलर का स्पॉट जो उसके स्किन में आया, यदि उसके बच्चों को भी हो जाता है तो हम बोलेंगे कि ये इनहेरिटेबल चेंज था और सडन चेंज एकाएक चेंज आया था, तो वो चेंज जो था वो म्यूटेशन था, ठीक है, यदि उसके बच्चों को भी हो जाए ऐसा तो, ठीक। तो सारे चेंज म्यूटेशन नहीं होते। जो चेंज, और जो चेंज क्या हो, सडन हो, एकाएक हो, एकाएक अपियर होता हो और वो इनहेरिटेबल हो, तो उसको बोलते हैं क्या? म्यूटेशन। जैसे आप एक वाक्य आपको याद होगा, या यदि हिस्ट्री पढ़े होंगे तो, कि अमेरिका ने जापान पे हिरोशिमा और नागासाकी, दो उसके टाउन हैं, उस पर एटम बम गिराया था। तो एटम बम गिराने के बाद वो बम से जो रेडिएशन निकला, उसके रेडिएशन की वजह से कुछ जीन में चेंज आ गया, और जीन में चेंज आया तो वो क्या हुआ? जीन में चेंज आना मतलब कि इनहेरिटेबल चेंज हो गया। अब जो चेंज आया तो कैरेक्टरिस्टिक में चेंज आया और एकाएक आया, वहाँ के आदमी नॉर्मल से क्या हो गए, उस एरिया के आदमी एबनॉर्मल हो गए, समझ रहे हो। और वो एबनॉर्मलिटी जो हुआ उसके लाइफ से अगले लाइफ में भी गया, मतलब कि उसके जनरेशन में गया, नेक्स्ट जनरेशन में गया, उसके बच्चों में गया, और उसके बच्चों से उसके बच्चों में गया। और आज भी उस शहर में, हिरोशिमा और नागासाकी में, देखोगे कि अजीब अजीब तरह के कैरेक्टरिस्टिक के बच्चे पैदा होते हैं आज भी। इसका मतलब कि वो चेंज जो आया वो म्यूटेशन था, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? ऑल द चेंजेज आर नॉट म्यूटेशन। सभी चेंजेस म्यूटेशन नहीं होते, ठीक है, समझ बात को। अब सभी चेंज म्यूटेशन नहीं होते तो कौन सा चेंज? द चेंज विच इज इनहेरिटेबल, जो ट्रांसफर होता है, ठीक। तो द चेंज, ऑल द चेंजेस किसमें? चेंजेस इन कैरेक्टरिस्टिक, याद रखिएगा, अंडरस्टूड है। द चेंज इन ट्रेट विच इज ट्रांसमिटेड, जो कि ट्रांसमिट होता है टू द नेक्स्ट जनरेशन, इज म्यूटेशन।
अब देखो चेंज दो तरह का, एक कंटिन्यूअस और दूसरा डिसकंटिन्यूअस। तो म्यूटेशन क्या होगा, कंटिन्यूअस के डिसकंटिन्यूअस। म्यूटेशन डिसकंटिन्यूअस चेंज होता है, कंटिन्यूअस नहीं। कंटिन्यूअस मतलब कि ऐसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, सारे व्यक्ति, सारे इंडिविजुअल, जितने भी लिविंग बींग्स में इंडिविजुअल हैं, सब में टाइम के साथ, समय के साथ चेंज आते रहता है। लेकिन वो चेंज ग्रेजुअल और कंटिन्यूअस होता है। जो ग्रेजुअल, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसा जो चेंज आ रहा है इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस चेंज। समझ रहे हो? तो कंटिन्यूअस चेंज म्यूटेशन नहीं होता। डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस मतलब कि अब लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है, एकाएक चेंज कोई आ गया, वो डिसकंटिन्यूअस हुआ। समझ रहे हो? सब में जो एक्सपेक्टेड था, हम सोच रहे हैं कि अभी आदमी बच्चा है, बच्चे से क्या होगा, थोड़ा कि एडोलेसेंस में आएगा, किशोर वाले अवस्था में, ठीक है, उसके बाद फिर एडल्ट होगा, वो एडल्ट के बाद फिर बूढ़ा होएगा, फिर वो मर जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो चेंज आ रहा है ये बड़ा ही कंटिन्यूअस चेंज है और ग्रेजुअल चेंज है, इसको म्यूटेशन नहीं बोलते, ठीक है। कौन? एकाएक जो चेंज आ गया, डिसकंटिन्यूअस। तो चेंज जो होता है दो तरह का होता है, एक कंटिन्यूअस, एक क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, दूसरा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो एक चेंज होगा कंटिन्यूअस चेंज, और एक डिसकंटिन्यूअस चेंज। ठीक, ये ही एक्चुअली इन म्यूटेशन यही होता है। म्यूटेशन में ये डिसकंटिन्यूअस वाला चेंज ही होता है, समझ रहे हो? डिसकंटिन्यूअस वाला चेंज ही म्यूटेशन में होता है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस चेंज, डिसकंटिन्यूअस चेंज, समझ रहे हो? अच्छा, अब म्यूटेशन, ड्यू टू म्यूटेशन क्या होता है? ड्यू टू म्यूटेशन, म्यूटेशन की वजह से या तो क्रोमोजोम में चेंज आएगा, नहीं तो जीन में चेंज आता है, ठीक ना। ए चेंज इन क्रोमोजोम और जीन टेक्स प्लेस। तो इस बेसिस पे हम क्या देखेंगे, म्यूटेशन के टाइप्स देख लेंगे कि एक क्रोमोजोम में चेंज होने वाला, एक जीन में चेंज होने वाला, ठीक है। तो ऐसे म्यूटेशन कितने होते हैं, एक क्रोमोजोमल और एक क्या होगा, जीन म्यूटेशन हो जाएगा। देखो क्रोमोजोमल, ठीक है, क्रोमोजोमल म्यूटेशन या क्रोमोजोमल म्यूटेशन जो होगा, इसी को क्रोमोजोमल एबेरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोजोमल एबेरेशन भी याद रखना, इसको एबेरेशन भी बोलते हैं, एबेरेशन, ठीक है। चलो इसको एबेरेशन बोलेंगे। और आगे क्या है, आगे हमारा जीन म्यूटेशन है, ठीक ना। ये जीन म्यूटेशन, नेक्स्ट वाला जीन म्यूटेशन है, ठीक। अब देखो ये क्या होता है, ये दो तरह का हो जाता है। एक क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए, समझ रहे हो? तो क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में कुछ छोटा हो गया, कुछ बड़ा हो गया कोई क्रोमोजोम, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर में चेंज आया। और दूसरा उसके नंबर में चेंज आ जाए, माने क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर वही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नंबर अब जहाँ 2 था वहाँ से 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे। तो क्या हो जाएगा, एक स्ट्रक्चरल चेंज और एक क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल चेंज। स्ट्रक्चरल चेंज, समझ रहे हो? या स्ट्रक्चरल चेंज हो जाएगा, एक न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोजोम नंबर। स्ट्रक्चरल चेंज में क्या क्या आ जाएगा,
इसमें आ जाता है, देख लो इसमें क्या आ जाएंगे, फर्स्ट डिलीशन, सेकेंड डुप्लीकेशन, थर्ड है, थर्ड कहाँ लिखे, थर्ड यहाँ लिख देते हैं, देखो थर्ड यहाँ लिख दे रहे हैं, थर्ड डिलीशन, डुप्लीकेशन, इनवर्जन और फोर्थ जो होगा ट्रांसलोकेशन, इनवर्जन, ट्रांसलोकेशन, न्यूमेरिकल चेंज कितने होंगे भाई, न्यूमेरिकल चेंज होंगे यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी, देख लो। अब देखो यूप्लॉइडी कितने होते हैं और एन्यूप्लॉइडी कितने, एन्यूप्लॉइडी का मैं यहाँ पे टाइप लिख दे रहा हूँ ऊपर में, ठीक ना, आप लोग उसको एन्यूप्लॉइडी, मोनोजोमी, MONOSOMI, मोनोजोमी, ठीक है, मोनोजोमी के बाद में नलीजोमी, ट्राइजोमी, ऐसे, ठीक है, ट्राइजोमी, टेट्राजोमी, ऐसे करते चले जाओ। टेट्राजोमी लिख लो, टेट्राजोमी, इधर टेट्राजोमी लिख लो, टेट्रासोमी, पेंटाजोमी, हेक्साजोमी, ये सब। अब यूप्लॉइड में क्या हो जाएगा, यूप्लॉइड में क्या हो जाएगा, ट्रिप्लॉइडी, ठीक है, यूप्लॉइडी में मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, ट्रिप्लॉइडी। चलो इसको बताएंगे, जगह नहीं है, आगे बताया जाएगा, जब इसको पढ़ाऊंगा तो टॉपिक तो बता दूंगा, ठीक है ना, जगह नहीं है हमारे पास। ये लिख लो, क्रोमोजोमल म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो इफेक्ट आता है एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का भी आता है, बताना है मेरे को, ठीक है ना, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। अब एक एक करके चलते हैं, क्रोमोजोमल म्यूटेशन क्या होगा, ठीक है ना, चलो। क्रोमोजोमल म्यूटेशन, ध्यान से, क्रोमोजोमल म्यूटेशन, इसको समझना है। ये हुआ मतलब कि क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए या उसके नंबर में चेंज आ जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रोमोजोमल म्यूटेशन। और वो भी मतलब जेनरेशन टू जेनरेशन क्या होता है, ट्रांसफर होते रहता है, ठीक है ना, इसलिए इसको म्यूटेशन बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, इन दिस, ठीक ना, ए स्ट्रक्चरल चेंज, structural change and change in number of chromosome, ठीक है, number of chromosomes takes place। समझ रहे हो, मतलब क्रोमोजोम के नंबर में चेंज हो और स्ट्रक्चर में। इट इज ऑल्सो नोन एज क्रोमोजोमल एबरेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, क्रोमोजोमल
एबरेशन भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब देख लो एक एक करके स्ट्रक्चरल चेंज के बारे में देखते हैं क्या होता है भाई स्ट्रक्चरल चेंज। तो फर्स्ट स्ट्रक्चरल चेंज देखेंगे अपन, है ना। स्ट्रक्चरल चेंज क्या होता है भाई स्ट्रक्चरल चेंज? इसमें देखोगे कि ये है आपका एक फर्स्ट डिलीशन। डिलीशन मतलब कि क्रोमोसोम का कोई एक पार्ट डिलीट कर जाए, टूट जाए, ब्रेक कर जाए, ठीक है, रिमूव हो जाए वहाँ से, तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो उससे भी क्या होता है, चेंज आता है बॉडी में, म्यूटेशन हो जाता है। ये जो ब्लड कैंसर वगैरह देखे हो ये कैसे होता है ना। ये जो सिंड्रोम्स वगैरह होते हैं, जेनेटिकल सिंड्रोम्स, ये इसी की वजह से होते हैं। तो देख रहे हो डिलीशन, तो डिलीशन मतलब क्रोमोसोम का ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज एलिमिनेटेड। क्रोमोसोम का पार्ट एलिमिनेट हो गया, मतलब कि रिमूव हो गया। कैसे भाई? देखो एक क्रोमोसोम बनाया, ये आपने क्रोमोसोम बनाया, सेंट्रोमियर बीच में है। अब मान लो ये पार्ट ए है, ए पार्ट बी है, ए पार्ट सी है, ए पार्ट डी है, ई है और एफ है। अब ये वाला पार्ट एक क्या हो गया, रिमूव हो गया। ये वाला पार्ट क्या हो गया, रिमूव कहीं से हो सकता है, बी भी रिमूव हो सकता है, सी भी रिमूव हो सकता है। तो रिमूव हो गया, तो अब क्या बचेगा यहाँ? अब तो बी और सी ही बच गया ना। ये डी है, ई है और एफ है। डी ई और एफ, डी ई एफ, और ये क्या हुआ, बी और सी, ए गायब हो गया। तो इसको बोलते हैं क्या, डिलीशन बोलते हैं, ठीक ना, डिलीशन। डिलीशन के बाद क्या हुआ? अब सेकंड है डुप्लीकेशन। सेकंड क्या हो जाएगा, डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन में क्या होगा? डुप्लीकेशन में आपको होगा क्या कि कोई एक सेगमेंट जस्ट उसका कॉपी बन जाएगा, ठीक है ना। तो सेकंड क्या होगा, सेकंड शायद ए लिखा हो तो बी, आने तो फर्स्ट तो सेकंड हो जाएगा। डिलीशन, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन क्या होता है भाई? क्रोमोसोम का कोई एक पार्ट जस्ट डबल बन जाए, ठीक ना, तो डुप्लीकेशन उसको बोलते हैं। जैसे देखो, मतलब डबलिंग ऑफ ए सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे देखो यहां पे हमने लिखा क्या, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। ए बी सी डी ई और एफ। अब क्या किया, इसमें बी दो बार बन गया, देखो ए बी बना और फिर बी बन गया, फिर सी बना, फिर डी बन गया, फिर ई बन गया और एफ बन गया। तो ये बी भी डबल हो गया, तो क्या हो गया, डुप्लीकेशन हो गया। डुप्लीकेशन बाद में सी क्या है, इनवर्जन। इनवर्जन क्या है, इनवर्जन। इनवर्जन देखो क्या होता है, इनवर्जन का मतलब हुआ कि ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद मान लो कि ये चौक है, ध्यान से, ये देखो ये कंटिन्यूअस चौक है, सपोज करो। अब ये क्या हुआ, ब्रेक कर गया। अब ब्रेक करके 180 डिग्री से घुमा और फिर जुड़ गया, मतलब अपने अपोजिट एंड से क्या हुआ, जुड़ गया, तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन। ये भी म्यूटेशन करता है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्जन। मतलब
ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम is broken and a part of chromosome broken and joined again, समझ रहे हो, again through opposite end से क्या हो, वो जुड़ जाए। मतलब आप बोल सकते हैं कि आफ्टर रोटेशन बाय 180 डिग्री, 180 डिग्री से रोटेशन के बाद, तो अब इस इन्वर्जन को समझना पड़ेगा। ये डुप्लीकेशन का फिगर था, ठीक है। इन्वर्जन को समझने के लिए कैसे समझोगे, ध्यान से, इसके लिए जगह की ज़रूरत है। तो इन्वर्जन को समझने के लिए देखो, इन्वर्जन यहाँ आएगा कैसे, तो ये क्रोमोसोम अपना है, ठीक है ना, ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम में क्या हुआ, ए हुआ, बी हुआ और सी हुआ, डी, ई और एफ। अब देखो, ये पार्ट डिलीट हो गया, ब्रेक कर गया, ए और बी वाला पार्ट क्या हो गया, डिलीट कर गया। ए और बी वाला पार्ट डिलीट हो गया, क्या बचा रह गया, सी बचा रह गया, और नीचे वाला डी, ई, कोई भी पार्ट ब्रेक कर सकते हो और जोड़ सकते हो, ऐसा हो गया। ये सी है। अब ये फिर से यहाँ पे जुड़ जाए, रोटेट करके 180 डिग्री से, कितना, 180 डिग्री से रोटेशन हो और फिर से जुड़ जाए। और देखो, जुड़ने के बाद एक अच्छा सा प्यारा सा एक क्रोमोसोम बना दिया। क्या बनाया, अब देखो, बी ऊपर हो जाएगा, ए नीचे हो जाएगा, सी यहाँ हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा और एफ हो जाएगा। देखो, ये बी ऊपर है, ए नीचे है ना। तो ये हो गया इन्वर्जन, ये भी म्यूटेशन कॉज करता है। इन्वर्जन के बाद क्या होता है, ट्रांसलोकेशन। देखो, ट्रांसलोकेशन समझो क्या होता है। अब ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, डिलीट होगा वहाँ से, और डिलीट होने के बाद में दूसरे क्रोमोसोम पे जाके वो डिलीट हुआ पार्ट जुड़ जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्या, ट्रांसलोकेशन। देखो, ट्रांस, ए फोर्थ पॉइंट, फोर्थ मतलब डी पॉइंट होगा, या ऐसे 1 2 3 तो 4 पॉइंट होगा। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन क्या है, मतलब कि क्रोमोसोम का कोई एक पार्ट डिलीट हो जाए, रिमूव हो जाए, वहाँ से हट जाए, और हटने के बाद किसी दूसरे क्रोमोसोम पे जाके जुड़ जाए, तो उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। समझ रहे हो। तो देखो, मतलब ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज डिलीटेड and added on some other क्रोमोसोम, किसी दूसरे क्रोमोसोम के बाद क्या हो जाए, ऐड हो जाए। जैसे देखो, समझो इस चीज को, एक क्रोमोसोम बनाया, क्रोमोसोम में क्या है, ए है, पार्ट बी है और सी है, ठीक है। ये डी हो गया, ई हो गया और एफ हो गया। अब यहाँ से कोई पार्ट डिलीट मार लो, ये ए पार्ट को क्या किया, डिलीट कर दिया, तो ए पार्ट तो डिलीट हो गया, ए पार्ट डिलीट हो गया। अब यहाँ पे बी है और ये सी है, और क्या है, डी, ई और एफ हो गया। अब क्या हो जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम एक है, ठीक ना, दूसरा क्रोमोसोम है, एक दूसरा क्रोमोसोम, क्योंकि सेल में तो बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं, तो दूसरे क्रोमोसोम पे जाके ये ए क्या हो गया, जुड़ गया, इस पे जाके जुड़ा। जुड़ने के बाद क्या बनाया, इसका नाम रख लो जेड, एक्स वाई जेड नाम रख लो इसका, एक्स वाई जेड, ताकि जिससे लगे कि दूसरा क्रोमोसोम है, और डब्लू और टी रख लो इसको, ठीक है। अब देख लो, ए क्या हो गया, यहाँ पे जुड़ गया जाके ए,
और ये एक्स वाई और जेड वैसे का वैसे है, समझ रहे हो। तो ये ट्रांसलोकेशन हो गया। तो बोलो क्या ट्रांसलोकेशन, सर ट्रांसलोकेशन में साथ ही साथ डिलीशन भी हुआ क्या? बिल्कुल हुआ डिलीशन। मतलब ट्रांसलोकेशन विदाउट डिलीशन इज नॉट पॉसिबल, समझ रहे हो। ट्रांसलोकेशन बिना डिलीशन के पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका क्रोमोजोम का स्ट्रक्चरल चेंज। अब न्यूमेरिकल चेंज देखते हैं क्रोमोजोम में। न्यूमेरिकल चेंज क्या होता है भाई? न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोजोम, स्ट्रक्चरल चेंज और न्यूमेरिकल चेंज। न्यूमेरिकल चेंज, तो न्यूमेरिकल चेंज में क्या रहा था? नंबर वन क्या रहा था? यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी मतलब कि जब क्रोमोजोम के पूरे फुल सेट में चेंज हो जाए, एन है तो एन से 2n हो जाए, 2n से 3n हो जाए, 4n हो जाए, मतलब पूरा कंप्लीट सेट में चेंज हो, तो हम बोलते हैं यूप्लॉइडी। चेंज इन नंबर ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम। कैसे? जैसे मान लो एक सेट का क्या नाम है? एन, है ना, एन होता है। तो एन होता है तो उसको हैप्लॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड। अब उसमें क्या हो गया? एन से 2n हो गया। अब n इक्वल टू मान लो किसी का, मेज का मान लेते हैं, 10 क्रोमोजोम होता है। कितना क्रोमोजोम? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, ठीक है। मतलब कि 10 क्रोमोजोम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेयर के फॉर्म में क्रोमोजोम होते हैं। तो पेयर के फॉर्म में क्रोमोजोम होते हैं, तो अब क्या हो जाएगा? एक सेट की बात हो रही है ना, तो एक सेट की बात हो रही है, तो एक क्रोमोजोम को यहाँ से हर पेयर में से एक को ख़त्म कर दो, तो ये एक सेट हो गया। लेकिन 2n मतलब होता है डिप्लॉयड। 2n मतलब डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड क्या हो जाएगा? डिप्लॉयड होता है, ये देखो ये ऐसा हुआ, एक सेट और आ गया। देखो ये 2n सेट हो गया, मतलब पूरा फुल सेट में चेंज आ रहा है। यहाँ पे एक सेट था, एक और सेट बन गया, अब हो जाएगा 3n। 3n मतलब अब देखो ये क्या है? डिप्लॉयड। एग्जाम्पल मेज का हम मानते हैं, तो डिप्लॉयड इक्वल टू क्या हो गया? ये हैप्लॉयड मतलब 5 हो गया, डिप्लॉयड मतलब 10 हो गया, और ट्रिप्लॉयड मतलब 3 सेट बन जाए। देखो 3 सेट, ये देखो तीन सेट बन जाए, 1 2 3 4 5, तो क्या हो गया? 15 हो गया ना। ये एग्जाम्पल यदि मेज का लेते हैं, मेज में कितना होता है? कितना मेज में होता है? मेज में 2n इक्वल टू 10 होता है, n इक्वल टू 5 होता है। उसको ट्रिप्लॉयड कर दिया तो 15 हो जाएगा, टेट्राप्लॉयड कर दिया तो 20 हो जाएगा, मतलब एक सेट और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको बोलते हैं यूप्लॉइडी। और पॉलीप्लॉइडी मतलब कि बहुत सारा सेट बन जाए, समझ गए। तो ये है। अब ये कैसे पॉसिबल होता है भाई? आखिर यूप्लॉइडी कैसे पॉसिबल है? यूप्लॉइडी एक्चुअली पॉसिबल है कि ये जो होता है ये स्पिंडल फाइबर को नहीं बनने देता है सेल डिवीजन में, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक। स्पिंडल फाइबर इज नॉट फॉर्म्ड, स्पिंडल फाइबर नहीं बन पाता है, इसलिए सेल अलग नहीं हो पाते, और उसके लिए केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है कॉल्चिसिन। क्या बोलते हैं? कॉल्चिसिन। तो ये जो होता है यूप्लॉइडी व्हीट में देखा गया है,
कि हेक्साप्लॉइडी तक उसमें आ जाता है। कितना? हेक्साप्लॉइडी तक। व्हीट में हेक्साप्लॉइडी तक देखा गया है। व्हीट में क्या देखा गया है? व्हीट में हेक्साप्लॉइडी तक देखा गया है। मतलब एक एक सेट का क्रोमोजोम है, देख लो, एक एक सेट का क्रोमोजोम है, एक एक सेट का ये जो क्रोमोजोम हुआ, अब इसमें 6-6 सेट बन गए, दो ऐसा ऐसा सेम साइज के, 2 3 4 5 6, फिर 6 इसमें भी बने, 1 2 3 4 5 6, फिर 6 इसमें भी, 1 2 3 4 5 6, ऐसे। तो ये जो है हेक्साप्लॉइडी हो जाता है, ठीक है ना। चलो, तो व्हीट हेक्साप्लॉइडी है, और हेक्साप्लॉइडी के बाद में क्या होता है? ठीक है, हेक्साप्लॉइडी के बाद क्या हो जाएगा? तो हेक्साप्लॉइडी मतलब क्या हो जाएगा? ये एक्चुअली पॉलीप्लॉइडी का एग्जाम्पल हो गया। पॉलीप्लॉइडी जहां 3 से आगे बढ़े तो पॉलीप्लॉइडी में आ जाए, टेट्राप्लॉइडी, पेंटाप्लॉइडी, हेक्साप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी। तो पॉलीप्लॉइडी क्या होता है? इज caused due to inhibition of formation of spindle apparatus due to which chromosomes fail to move from the metaphagic plate। मेटाफेजिक प्लेट से मूव नहीं कर पाता। मेटाफेजिक प्लेट सेल डिवीजन का टर्म है। तो यही समझ लो कि एक साथ क्रोमोजोम आए, वो मूव नहीं कर रहा है। मूव करता तो क्रोमोजोम का नंबर मेंटेन रहता, 2-2 सेल बन जाते। अब सेल डिवीजन हो ही नहीं रहा है, अंदर ही अंदर क्रोमोजोम का डबलिंग हो जा रहा है। समझ रहे हो? तो क्या बोलते हैं? द प्रोसेस इज नोन एज एंडोमाइटोसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस डबलिंग होने वाले प्रोसेस को, मैं ऐसा यदि ना हो, ऐसा यदि हो अंदर ही अंदर, सेल डिवाइड ना करे, क्रोमोजोम डबल होता चला जाए, बढ़ता जाए नंबर, तो प्रोसेस इज नोन एज एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस भी उस प्रोसेस को बोलते हैं, ठीक ना। प्रोसेस नोन एज एंडोमाइटोसिस, ठीक है। चलो, तो यूप्लॉइडी हो गया। और एंडोमाइटोसिस को इंड्यूस करने के लिए एक केमिकल का यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कॉल्चिसिन। ठीक, कॉल्चिस लिख लो नोट करके, कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन इंड्यूसेस endomitosis and causes polyploidy। पॉलीप्लॉइडी को क्या करता है? ये कॉज करता है। कौन? कॉल्चिसिन, ठीक है। अच्छा, चलो, अब है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी क्या होता है भाई? एन्यूप्लॉइडी का मतलब है, एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है कि अब पूरा फुल सेट में चेंज नहीं आना है, फुल सेट में चेंज नहीं होगा, अब कोई इंडिविजुअल क्रोमोजोम के नंबर में चेंज होगा, ठीक है। तो चेंज इन नंबर, चेंज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोजोम के नंबर में क्या है? चेंज आ रहा है। तो इंडिविजुअल क्रोमोजोम क्या होता है भाई? ये देखो,
ठीक है, ये हुआ एक क्रोमोसोम हमने यहाँ बनाया, इसी का जो होगा होमोलोगस फॉर्म क्या होगा, ये है। ये देखो ये नॉर्मली क्रोमोसोम ऐसे अरेंज है। अब पूरे फुल सेट में चेंज नहीं होने जा रहा है। अब क्या हुआ, एक जगह चेंज, देखो एक जगह चेंज हम करवा देना है, एक जगह चेंज करके बता रहा हूँ मैं। ये एक जगह क्या हुआ, चेंज आ गया, ये इसका एक नंबर और बढ़ गया। तो पहले क्या था, पहले ये 2n था ना, पहले पूरा क्रोमोसोम क्या था, 2n था। पूरा फुल सेट पहले क्या था, ये पूरा का पूरा सेट क्या था, 2n था। ये 2n था पहले, लेकिन 2n के बाद एक और बढ़ गया, तो बढ़ गया तो 2n+1 हो गया। क्या हो गया, 2n+1, क्योंकि एक बढ़ गया। देखो 2n मतलब जोड़ा में रहता है, होमोलोगस पेयर। एक बढ़ गया तो 2n+1 हो गया। ठीक, या एक घट जाए तो तो 2n-1। जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे ऐसे क्रोमोसोम है, ये हो गया 2n, ये क्या हो गया, 2n हो गया, जोड़े में है, पेयर में। और एक डिक्रीज कर जाए, क्या हो जाए, एक डिक्रीज कर जाए, तो डिक्रीज करें तो क्या हो जाएगा, 2n-1 हो गया, 2n-1। तो याद रखना, +1 हो जाए, +1 मतलब कि एक जगह पे 3 नंबर हो गया है क्रोमोसोम का। -1 हो जाए मतलब कि एक जगह पे एक ही नंबर रह गया है क्रोमोसोम का, याद रखना, ठीक ना। मतलब यहाँ पे पेयर टूटने की बात होगी और यहाँ पे पेयर से एक बढ़ने की बात होगी, मतलब 3 की बात। तो याद कैसे रखेंगे, एक ट्रिक बता रहे हैं, 2 में से 1 को घटाओ, 2-1। ऐसा कोई प्रैक्टिकल मीनिंग नहीं है, याद रखने का तरीका। 2-1 तो 1 रहा, तो देखो 1, और 2+1 3, तो देखो 1 2 3, समझ गए। तो 2+1 2n-1। तो इस केस को क्या बोलते हैं, इस केस को बोलते हैं ट्राइजोमी, क्योंकि क्रोमोसोम 3 की संख्या में हो गया है, तो यहाँ बोलते हैं ट्राइजोमी। और यहाँ क्रोमोसोम 1 रह गया एक जगह पे, तो इस 2n-1 को बोलते हैं मोनोजोमी। क्या बोलते हैं, मोनोजोमी। ठीक, अच्छा आप तुम लोग बताओ, 2n-1 को मोनोजोमी बोलेंगे। अब 2n-2 को क्या बोलेंगे, फिगर नहीं बनाना है, बिना फिगर बनाए हुए बताओ कि 2n-2 को क्या बोलेंगे। तो 2 में से 2 गया 0, तो 0 मतलब क्या होता है, नील होता है, 0 मीन्स नील, और नील से क्या होता है, नलीजोमी, इसको नलीजोमी बोलते हैं। तो ऐसा पूछ देगा आपको, 2n-2 नलीजोमी, ठीक है। अब ऐसे आ जाएगा 2n+1+1, तो क्या जो बोलोगे, 2 1 3 1 4 टेट्राजोमी नहीं, मतलब कि 2 जगहों पे एक एक क्रोमोसोम ऐड हुआ है, तो 2 1 3, एक जगह पे 3 और फिर दूसरी जगह पे 3, मतलब कि डबल मोनोजोमी। इसको क्या बोलते हैं, डबल मोनोजोमी, डबल ट्राइजोमी। और यदि ऐसा हो जाए 2n-1-1, मतलब 2 जगहों पे एक एक क्रोमोसोम रह गया है, 2 जगहों से एक एक हट गया है, तो मोनोजोमी 2 जगहों पे, तो डबल मोनोजोमी। क्या बोलते हैं इसको, डबल मोनोजोमी, इसको बोलते हैं, ठीक है ना, डबल मोनोजोमी, ठीक है। चलो नलीजोमी की समझना है, नलीजोमी को तो समझ सकते हो कैसे, फिगर बना के देख लो नलीजोमी क्या होता है। तो नलीजोमी 2n-2, तो कैसे भाई, ये देखो 2 है, ये पेयर में क्रोमोसोम है, ठीक। अब 2n-2 मतलब कि यही गायब हो गया, तो नील न हो गया, यहाँ कुछ रहा ही नहीं, यहाँ तो नील न हो गया, कुछ है ही नहीं नील, तो नलीजोमी हो गया है, ठीक। तो 2n-2 को नलीजोमी बोलते हैं। चलो ठीक है।
अच्छा ये बताओ 2n+3 क्या होगा? 2n+3 2 और 3 पेंटाजोमी, क्या बोलेंगे इसको? पेंटाजोमी, इसको पेंटाजोमी बोलते हैं। समझ रहे हो? तो एन्यूप्लॉइडी में ये सब आ जाते हैं। एन्यूप्लॉइडी में क्या होगा? कोई पर्टिकुलर जगह पे चेंज आएगा, पूरे सेट में चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना? एन्यूप्लॉइडी। और 2n+2 क्या होगा? टेट्राजोमी होगा, सिंपल सी बात है। 2n+2 क्या हो जाएगा? 2n+2 इज टेट्राजोमी, टेट्राजोमी। ठीक ना? चलो अब चलते हैं जीन म्यूटेशन की बात कर लेते हैं। किसकी? जीन म्यूटेशन की। जीन म्यूटेशन मतलब क्या होता है? जीन किसको बोलते हैं आखिर? डीएनए को बोलते हैं। डीएनए का पर्टिकुलर सेगमेंट जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को करता है, उसी सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। बोलते हैं ना, आजकल का जीन का मतलब क्या होता है? डीएनए होता है। जैसा डीएनए रहेगा वैसा कैरेक्टर बनेगा। मतलब पुराने ज़माने में उसी डीएनए को लोग जीन बोलते थे, क्योंकि शुरू में तो डीएनए के बारे में नॉलेज था नहीं लोगों को, है ना? डीएनए के बारे में नॉलेज मुश्किल से 50 साल पहले से लोगों को मिल रहा है, या 40 साल बोल सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा कि डीएनए, ठीक ना, डीएनए में यदि कोई छेड़छाड़ हुआ तो जीन में छेड़छाड़ हो जाएगा। डीएनए में चेंज होगा मतलब जीन में चेंज हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं क्या? जीन म्यूटेशन। तो चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कॉजेज चेंज इन जीन। क्योंकि जीन कुछ नहीं, डीएनए ही होता है। समझ रहे हो? चेंज इन जीन। और इस तरीके से ड्यू टू दिस abnormalities are seen in an individual। एक इंडिविजुअल में एबनॉर्मलिटी को फिर देखा जाएगा। समझ रहे हो? तो ऐसा जो होगा क्या हो जाएगा? जीन म्यूटेशन हो जाएगा। अब देखो जीन कैसे चेंज करता है? डीएनए में तो बेस के सीक्वेंस होंगे ना। ये डीएनए है। डीएनए में क्या होता है? ये सब आगे के चैप्टर में पढ़ाना है। बेस नाइट्रोजिनस बेस होता है। ये देखो बेस का सीक्वेंस है, बेस पेयर का सीक्वेंस, पेयर के फॉर्म में है बेस पेयर का सीक्वेंस है। ऐसे 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 ऐसे। अब सपोज करो कि यहाँ से यहाँ तक क्या है? एक जीन है, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा जीन है, ये तीसरा जीन है, ये चौथा जीन है, ये पांचवा जीन है, ये जीन है। अब इसी में चेंज हो गया, ठीक ना। इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इसी में यदि चेंज हो गया तो इसमें चेंज हो गया क्या? डिलीशन। मान लो कहीं से कहीं डिलीट हो गया, कहीं जुड़ गया, ठीक है। मान लो कोई पोर्शन डिलीट हो गया, ये पोर्शन थर्ड नंबर वाला डिलीट हो गया। क्या हुआ? थर्ड नंबर वाला डिलीट हो जा रहा है। थर्ड वाला बेस पेयर डिलीट हो गया, हट गया। तो अब जीन क्या हो गया? 1 से लेकर 4 तक ना जाएगा, ये जीन हो गया। अब 5 6 7 आ जाएगा। पहले 1 2 3 नंबर का बेस पेयर जीन बनाता था, अब जो है सो 1 2 4 बना रहा है। अब यहाँ पे क्या था? 4 5 6 बनाता था, तो अब 5 6 7 बन रहा है। अब देखो पूरा फ्रेम ही शिफ्ट हो गया, ये देखो। समझ रहे हो? अब इसकी वजह से जीन क्या करता है? डीएनए क्या करता है? डीएनए बनाता है एमआरएनए। क्या बनाता है? एमआरएनए। एमआरएनए पे जेनेटिक कोड होता है, जेनेटिक कोड भी चेंज कर जाएगा। जेनेटिक कोड भी क्या होगा? चेंज कर जाएगा, ठीक। यहाँ पे जेनेटिक कोड होता है एमआरएनए पे, जेनेटिक कोड क्या होता है? जेनेटिक कोड मतलब कि एक मैसेज के फॉर्म में वहाँ रहता है कि किस तरीके से प्रोटीन बनाना है। अब वो मैसेज डिस्टर्ब हो जाएगा,
डिस्टर्ब हो जाएगा तो प्रोटीन सिंथेसिस में उसको कुछ दूसरे तरीके से रीड किया जाएगा, एबनॉर्मल प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। जब एबनॉर्मल प्रोटीन का सिंथेसिस होगा तो कोई जीन याद रखना, प्रोटीन को सिंथेसाइज करके ही क्या होता है, अपना एक्सप्रेशन देता है। तो जब नॉर्मल रहता तो बिल्कुल नॉर्मल कैरेक्टर, अब एबनॉर्मल प्रोटीन ही बनने लगा तो कैरेक्टर भी एबनॉर्मल हो जाएगा, सिंपल सी बात है, समझ रहे हो। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, तो डिलीशन हो जाए या कोई दूसरा ऐड हो जाए तो उसमें भी क्या हो जाएगा, सीक्वेंस चेंज कर जाएगा। ऐड होने के बाद तो सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं क्या, आफ्टर डिलीशन और इंसर्शन मतलब एडिशन ऑफ ए बेस पेयर इन DNA, ठीक। द जेनेटिक कोडोन्स ऑन mRNA, एक्चुअली ये जो RNA बना इसको mRNA बोलते हैं, mRNA चेंज जेनेटिक कोडोन्स ऑन mRNA चेंज इंटायरली, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्टिंग and the mutation caused by this, और इसकी वजह से जो म्यूटेशन कॉज होगा उसको क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन caused by this is known as फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। तो ये म्यूटेशन के बारे में अभी देखें। अब म्यूटाजेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप लोग। म्यूटाजेंस क्या होता है? म्यूटाजेंस मतलब होता है कि ऐसा एजेंट है ना, वो एजेंट बायोलॉजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है। ऐसा एजेंट जो म्यूटेशन को कॉज करता हो, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं कार्सिनोजेनिक, टोबैको कार्सिनोजेनिक होता है, तंबाकू खाना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, ठीक है। इसी तरीके से कुछ केमिकल्स होते हैं जो म्यूटेशन को कॉज करते हैं, उसको म्यूटाजेन बोलते हैं। कुछ फिजिकल भी फैक्टर होते हैं, जैसे रेज, एक्सरेज हो गया, गामा रेज हो गया, उसको भी फॉल कराएंगे आपके बॉडी पे तो म्यूटेशन आएगा, आपके जीन चेंज करेंगे, ठीक है। तो वो फिजिकल कॉज हो गया। और बायोलॉजिकल, कुछ वायरस का इन्फेक्शन लग गया, ठीक है, उससे भी कैंसर होता है। हालांकि ह्यूमन बींग में वायरस का कैंसर बहुत कम ही ये एग्जाम्पल मिला है, न के बराबर। ज़्यादा होता है आपको कैटल्स में, ये सार्कोमा वायरस की वजह से, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं म्यूटाजेंस। तो म्यूटाजेंस का हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिखेंगे डेफिनेशन, द एजेंट और फैक्टर्स, है ना। म्यूटाजेंस क्या है भाई? The agents or factors which causes mutation, जो म्यूटेशन को कॉज करते हैं, आर नोन एज म्यूटाजेंस। उसको क्या बोलते हैं? म्यूटाजेंस बोलते हैं, ठीक है ना। और ये म्यूटाजेंस क्या हो सकता है? ये बायोलॉजिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल जैसे कि वायरस, और क्या हो सकता है?
केमिकल्स भी हो सकता है। केमिकल्स का एग्जांपल जैसे कि 5 ब्रोमो यूरेसिल और एक्राइडीन्स, समझ रहे हो, ये सब क्या आएंगे, म्यूटाजेंस में आ जाएंगे। कॉल्चिसिन, समझ रहे हो, कॉल्चिसिन इसी में आता है, म्यूटाजेंस में आएगा। और फिजिकल भी होता है, क्या होता है, फिजिकल म्यूटाजन भी होता है। बायोलॉजिकल म्यूटाजन, केमिकल म्यूटाजन और फिजिकल म्यूटाजन क्या होता है, जैसे एक्सरे, गामा रेज, यूवी रेज, क्या, यूवी रेज, ये सब इसमें फिजिकल में आ जाते हैं, ठीक है ना, तो ये फिजिकल में आ जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा पेडिग्री एनालिसिस, समझ रहे हो।